डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा फिर वही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक, इससे पहले हमने कुछ टर्म्स डिफाइन की थी। मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म एच हमने वेक्टर डिफाइन किया था, और ससेप्टिबिलिटी। उन डेफिनेशंस के साथ हम स्टडी करेंगे द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है ना। तो डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, पैरामैग्नेटिक एज वेल एज फेरोमैग्नेटिक, वो हमें स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक दिस डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। ये मैंने लिख के रखा है ताकि टाइम कम लगे। ठीक है ना। तो पहला, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस आर रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर ये डायमैग्नेटिक सबस्टेंस है, अगर मैं बाहर से इस पे मैग्नेटिक फील्ड डालूं तो ये रिपेल, मैग्नेटिक तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है, रिपेल होती है। ठीक, फर्स्ट। नेक्स्ट, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड the field lines are expelled or repelled and field inside the material is reduced। यानी जब ये मैंने दिखा यहाँ पर डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, तो जब हम फील्ड लगाते हैं सपोज बी नॉट, तो ये जो लाइंस हैं ये बाहर जाती है, इसके अंदर से पास होती है कम, कुछ यहाँ एक्सपेल होती है। उस वजह से जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड से कम होता है। बी इनसाइड द डायमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन द अप्लाइड फील्ड। ओके, इन मोस्ट केसेस दिस रिडक्शन इज 1 पार्ट इन 10 रेज पावर 5। यानी जो फील्ड लाइन है एक पार्ट 10 रेज पावर 5 पार्ट्स में से, ये अगर 10 रेज पावर 5 लाइनें हैं तो उसमें से एक लाइन एक्सपेल हो जाएगी। ठीक, चूंकि लाइंस बहुत होती है, वी कैन ड्रॉ इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस, सो 1 पार्ट इन 10 रेज पावर 5 एक्सपेल हो जाती है, बाहर चली जाती है, इसके अंदर से नहीं जाती है। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, when placed in a non-uniform field or here magnetic field and moves from stronger to weaker part। तो ये क्या करता है, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो ये कहाँ जाता है, जहाँ नॉन यूनिफॉर्म है तो ये जाता है कहाँ, इट गोज टुवर्ड्स द वीकर पार्ट। जैसे मैंने यहाँ यूट्यूब दिखाया यहाँ पर, तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ ये लेवल अप हुई है, यहाँ डाउन हुई। यहाँ चूंकि ये स्ट्रॉन्गर फील्ड है, यहाँ लाइन क्लोज है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है यहाँ पर, तो यहाँ वीक फील्ड है तो ये उसकी तरफ चला गया। ठीक, ये क्यों होता है ये मैं यहाँ पर लिखो पहले, उससे पहले यहाँ पर देखिए ये वॉच ग्लास है, इसमें मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक, तो यहाँ ऐसे डिप्रेशन, यहाँ वीक, देखिए यहाँ जो है एक मिनट ऐसे, ठीक है, तो ये वीक क्योंकि मैंने यहाँ पर वीक दिस मैग्नेटिज्म है। ठीक, क्योंकि पोल्स यहाँ नज़दीक, चूंकि ये एक डायरेक्शन में, तो यहाँ स्ट्रॉन्गर है बीच में, तो यहाँ डिप हुई है डिप्रेशन, तो यहाँ अप हुआ है, वीकर पार्ट की तरफ गया। तो अगर हम पोल्स को दूर रखेंगे, यहाँ जब पोल्स नज़दीक जब दूर रखेंगे तो सेंटर में वीक फील्ड आएगा, तो यहाँ ये एलिवेशन यहाँ आएगी, यानी अप चला जाएगा। ठीक, यहाँ डाउन होगा। ठीक है ना, ये क्यों होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। वी नो दैट एनर्जी जो होती है वो -mb cos थीटा के बराबर होती है। नाउ फॉर डायमैग्नेटिक सबस्टेंस थीटा इज 180 डिग्री, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। ठीक, तो एंगल 180 होता है। उसका मतलब, तो इसके पास क्या होती है, जब हम 180 लगाएंगे cos 180 इज -1, सो -1 इंटू -mb दैट इज mb, तो मैक्सिमम हो जाएगी। तो एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि हर एक चीज़ चाहता है कि मैं मिनिमम स्टेबल पोजीशन पे रहूं, मिनिमम से मिनिमम एनर्जी रहूं, तो इसीलिए ये मैक्सिमम हो जाती है। ये कोशिश करता है कि mb ना हो जाए, लेस हो जाए, तो इसीलिए वो वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जाता है। ठीक, एग्जाम्पल्स हैं, ये कभी आता है ऑब्जेक्ट, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है जनरली। ठीक, property number 4, bismuth, copper, lead, silicon, nitrogen at standard temperature pressure, STP, water, NaCl are few examples of these diamagnetic material। यानी पानी भी डायमैग्नेटिक है, याद रखना चाहिए। ये कभी मल्टीपल चॉइस में आता है कि आइडेंटिफाई डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, यानी इसमें से डायमैग्नेटिक कौन सी है। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 4, डायमैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल सबस्टेंसेस। हर एक सबस्टेंस में डायमैग्नेटिज्म प्रेजेंट होता है। ठीक, however the effect is so weak in most cases it gets shifted by other effects like पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक, यानी होता तो हर एक ये प्रॉपर्टी दिखाते, लेकिन उसमें डोमिनेंट होते हैं या तो पैरामैग्नेटिज्म जो आगे पड़ेंगे और फेरोमैग्नेटिज्म, तो ये वहां दिखाता नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 6, डायमैग्नेट्स लूज देयर मैग्नेटिज्म एज सून एज द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव। जैसे ही हम एक्सटर्नल ये फील्ड रिमूव करते हैं तो वो डायमैग्नेटिज्म लूज करता है। चूंकि आगे मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा कैसे होता है वो, तो पहले हम प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे। उसके बाद इट अलाइंस इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड। तो अगर हम एक यूनिफॉर्म फील्ड लगाते हैं, मिसाल के तौर पर एक यूनिफॉर्म फील्ड है,
तो अगर डायमेट्रिक सबस्टेंस है, ब्रॉड है कोई मटेरियल, तो वो परपेंडिकुलर रहता है किसके, फील्ड के। क्यों परपेंडिकुलर रहता है? बिकॉज वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी E इज इक्वल माइनस एम बी कॉस थीटा, चूंकि 90 है तो ये एनर्जी कम से कम कोशिश करता है तो वो जीरो हो जाती है, वरना इसके पास कितनी होती है, एम बी मैक्सिमम, तो ये जीरो की तरफ जाता है, इसलिए परपेंडिकुलर रहता है। ठीक, नेक्स्ट, कंटेन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल, ये भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में जब मैं थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये इनके जो आउटर शेल में होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमता है एक एंटी क्लॉकवाइज, उसी वजह से फिर डायमेट्रिज्म आता है। ठीक, तो पहले जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ये कोई मैग्नेटिज्म नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट्स बिकॉज ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल कैंसल ईच अदर, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तब ये दिखाते हैं डायमेट्रिज्म। ओके, नेक्स्ट, इनकी जो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव और स्मॉल होती है। ठीक, दैट इज नेगेटिव, ये जो ससेप्टिबिलिटी ही या तो -1 होगी या ग्रेटर देन 1 और लेस देन 0। ठीक, इसी तरह से इनका रिलेटिव परमिएबिलिटी ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन 1। ठीक है ना, यानी कम परमिएबिलिटी होती है। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इज लेस देन द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है ना, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद और प्रॉपर्टीज करनी है। ठीक, ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू, जो फर्दर प्रॉपर्टीज है उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? द मोस्ट एक्सोटिक डाईमैग्नेट्स आर सुपर कंडक्टर्स, यानी परफेक्ट जो डाईमैग्नेटिज्म दिखाता है वो ये सुपर कंडक्टर्स दिखाते हैं। ये क्या होते हैं? दीज आर जनरली मेटल्स, जनरली सिरेमिक्स भी होते हैं, वो आगे वो आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पर, वो आगे अगर फिजिक्स आप कंटिन्यू करोगे तो वहाँ आगे पढ़ोगे। दीज आर जनरली मेटल्स कूल टू वेरी लो टेम्परेचर, यानी बहुत -50 डिग्री, माइनस नॉट -50, माइनस यानी एब्सोल्यूट 0 की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, जो 4 डिग्री एब्सोल्यूट, 50 डिग्री एब्सोल्यूट, ऐसे ही मतलब बहुत नीचे टेम्परेचर जाता है, उस पे दिखाते हैं, हायर टेम्परेचर पे नहीं दिखाते हैं। दे एग्जिबिट बोथ परफेक्ट डायमेट्रिज्म एंड परफेक्ट कंडक्टिविटी। डायमेट्रिज्म यानी कंप्लीटली जो लाइंस, जो मैग्नेटिक लाइंस जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, जो लाइंस होती है कोई लाइन उनसे पास नहीं है, वो बाहर चली जाती है, एक्सपेल, तो उसमें वो नहीं जाती है। ठीक है ना, कंप्लीट टोटल ये जो लाइंस होती है एक्सपेल होती है। फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली एक्सपेल फ्रॉम द मटेरियल, दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स एंड मैग्नेट्स रिपेल्ड, मैग्नेट उनको रिपेल करते हैं, ये मैग्नेट को रिपेल करते हैं। ठीक, द फिनोमेना परफेक्ट सुपर कंडक्टिविटी, जो परफेक्ट सुपर कंडक्टिविटी दिखाते हैं, शो परफेक्ट मैग्नेटिज्म, जब परफेक्ट सुपर कंडक्टिविटी आ गई वो परफेक्ट डायमेग्नेटिज्म होता है, विच इज कॉल्ड मेसनर्स इफेक्ट। ठीक है ना, ये मेसनर्स इफेक्ट है, आगे अगर आप फिजिक्स करेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे मेसनर्स इफेक्ट क्या होता है। सुपर कंडक्टर्स कैन बी यूज्ड, यानी इनकी जो प्रॉपर्टी है फॉर सुपर फास्ट, बहुत ही सुपर फास्ट लेविटेटिंग ट्रेन्स, यानी वो मैग्नेट्स लगे होते हैं, जो ट्रेन होती है उसमें ये सुपर कंडक्टर्स लगे होते हैं। ठीक, तो जब ट्रेन पटरी पे नहीं रहती, वो जो नीचे मैग्नेट होता है, डायमेग्नेटिज्म की वजह से ये जो परफेक्ट करते हैं वो ऐसे लेविटेट करते हैं, उसमें नहीं चलते, हवा में ऐसे। ठीक, उसको लेविटेटिंग, वो अभी जापान वगैरह में है, वो बहुत ही सुपर फास्ट है। इनकी जो कंडक्टिविटी है ये जो कंडक्टिविटी है वो एब्सोल्यूट है, मतलब पूरा कंडक्ट, अगर यूएसए से हम करंट डालेंगे, ठीक, पावर सप्लाई डालेंगे तो अगर यहाँ तक आएगी, अगर सुपर कंडक्टर चूँकि पॉसिबल नहीं है उतने टेम्परेचर पर, अभी तो हायर टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है, तो उनमें कोई रेजिस्टेंस भी जीरो होती है उनकी, तो लॉस इज कंडक्टिविटी परफेक्ट, नो लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें। लेकिन इस वक्त अभी उतने हायर टेम्परेचर पे जो मेटल्स हैं वो सुपर कंडक्टिविटी नहीं दिखाते, तो ये उसकी लिमिटेशन है, वरना ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करते हैं फ्लो ऑफ करंट। ठीक है ना, तो आगे जाके ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब थ्योरी पढ़ेंगे इसकी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, नाउ डायमेट्रिज्म की थ्योरी या इसकी एक्सप्लेनेशन। मैंने पहले कहा था डायमेट्रिक सबस्टेंस कंटेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, तो एक इलेक्ट्रॉन समझो ऐसे, ठीक, ये है एक इलेक्ट्रॉन, इसमें मूव कर रहा है। ठीक है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन, लेट अस सपोज दिस इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा, let us say it is moving in anti-clockwise direction with a speed v, ये with a speed v in this direction। ठीक, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, ठीक,
तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज जहां होगा, तो अगर नेगेटिव इस डायरेक्शन तो करंट इस डायरेक्शन। तो ये चार्ज मूव कर रहा है और करंट दे रहा है, तो उसकी वजह से क्या पैदा होगा, डाइपोल मोमेंट, बिकॉज इट विल एक्ट एज अ करंट लूप, जिसकी ये जो होती है डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है आई ए। एक एन आई ए होता है, अगर एक लूप है तो आई ए, तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी तो किस डायरेक्शन में होगी, ठीक। तो मैग्नेटिक मूवमेंट हम लेफ्ट हैंड रूल लगा देंगे, देखिए करंट की डायरेक्शन में इट विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन ऐसे, सो डाइपोल मूवमेंट इसकी नीचे होगी एम, ठीक है। इसकी वेलोसिटी भी है, क्योंकि ये एंगुलर इसमें होता तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हो रहा है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर हम करंट को इस डायरेक्शन में रखें, देखिए इसको करंट की डायरेक्शन में, तो जो जो हमारा थंब है वो अंदर की तरफ, यानी हम दिखाएंगे उसको इस डायरेक्शन में, इसकी डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। बात समझिए, देखिए करंट करंट इस डायरेक्शन में, फिंगर्स की उस डायरेक्शन में, तो ये अंदर की तरफ आया तो मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक। इज इट क्लियर नाउ? नाउ let us now apply a magnetic field, external magnetic field in this direction. Now what will happen? Now this electron will experience a force because charge in a external magnetic field, so it will experience what type of force? That is the Lorentz magnetic force M, which is equal to minus E V cross B. Lorentz मैग्नेटिक फोर्स, यानी क्यू वी क्रॉस बी होता है, यहाँ ई है माइनस ई वी क्रॉस बी। अब पहले ये सर्कुलर मोशन ऑलमोस्ट है, तो इस पर पहले कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक, लेट अस से एफ नॉट पहले। अब जब फील्ड किया, अब इस पर और फोर्स होगा, ठीक है ना, कौन सा? लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। अब कितना होगा वो, हमें किस डायरेक्शन में जाना है? वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे? लेफ्ट हैंड रूल, दैट इज एफ द फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक। तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अपवर्ड्स दिया, ठीक, रिंग से बाहर ऐसे दे दिया, और हम ढूंढेंगे कि भाई फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। पहले तो अपना फोर्स है, क्योंकि इसके बगैर भी ये सर्कुलर मोशन में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स F0 था, तो लेफ्ट हैंड रह गया FBI, तो B किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। I किस डायरेक्शन, V किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक। वेलोसिटी इस डायरेक्शन, ये देखिए ये फील्ड की डायरेक्शन ये, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली, और ये जो होगा वो अंदर की तरफ, हमारा थंब अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ होगा। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगा तो ऐड हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स में, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। अब ये v नहीं रहेगी, v प्लस डेल्टा v, ठीक। व्हाट अबाउट दिस? अगर मैग्नेटिक मूवमेंट यानी इलेक्ट्रॉन फास्ट हो गया, वेलोसिटी बढ़ गई, ये जब वेलोसिटी बढ़ गई उसका मतलब करंट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि तेज जब चल रहा है इलेक्ट्रॉन तो करंट भी बढ़ेगी, जब करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। क्यों? ज्यादा करंट, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आइए, अब ज्यादा करंट हो गई, एरिया तो वही है लेकिन करंट बढ़ गई, तो मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज हो गई, लेट से इसमें ऐड हो गया एम, डेल्टा एम। नाउ अब जाएं इस पे अब यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में यहां अप्लाई किया, ठीक है। तो अब पहले तो अपना फोर्स था, जब ये विदाउट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर घूम रहा था सर्कुलर मोशन, तो F0 था सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स से ही ये जो है सर्कुलर मोशन पॉसिबल होती है। अब देखिए, अब यहाँ पर जरा देखिए फील्ड की डायरेक्शन ये, वेलोसिटी जरा फोर्स देखेंगे तो यही लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड ये वाली फर्स्ट फिंगर, ठीक, और वेलोसिटी की डायरेक्शन देखिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, तो ये जो होगा, जो मेरा थंब है वो बाहर आएगा, तो इस पे जो फोर्स पर, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो गया था, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इस डायरेक्शन में एफ मैग्नेट, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिक्रीज होगा, उसका मतलब जो ये वेलोसिटी अब कम नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी, कम, सो इट विल डिक्रीज, सो डेल्टा वी इसमें डिक्रीज आ गया। अब अगर करंट कम हो गई, उसका मतलब है मैग्नेटिक मूवमेंट आई ए भी कम होगी, अगर कम होगी तो उसका डायपोल मूवमेंट इसका भी कम हो गया, दैट इज माइनस डेल्टा एम, ठीक। बात समझ में आई? अब व्हाट विल बी द चेंज, अब दोनों ये इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में, अब व्हाट विल बी द चेंज इन द मैग्नेटिक मूवमेंट, चेंज क्या होगा, इनिशियल ये एक डेल्टा एम माइनस डेल्टा एम, so it will be, this will cancel, this will be 2 delta m, so there will be 2 delta m change in the magnetic moment of the electron, and that will be in what direction? That will be in the direction opposite to that of the applied field, ठीक है ना। सो इस वजह से ये जो मैग्नेटिज्म हासिल करता है, इट इज अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, हेंस दे आर रिपेल्ड। ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन थी इसकी, ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, थैंक यू। अच्छा, इससे पहले हमने की थी
डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिज्म पढ़ा था। अब वी विल कंटिन्यू विद सेकंड, ये जो टाइप है पैरामैग्नेटिज्म। ओके, तो प्रॉपर्टीज हमने लिख के रखी है, और भी लिखेंगे, पहले ये स्टडी करेंगे, ठीक है। नाउ दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, यानी इनका जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो डायमैग्नेटिक थे उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन एक ही है, दूसरा इसमें नहीं है, समझो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक। तो इसकी डायपोल मूवमेंट होगी, क्यों, ये करंट लो बनता है, करंट, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी करंट इस डायरेक्शन में होगी, ठीक। तो जब करंट इस डायरेक्शन में होगी तो ऐसे ये तो इनसाइड होगी, तो मिसाल के तौर पर नीचे की तरफ मैग्नेटिज्म होगा, ये डायपोल मूवमेंट एम दिखाएगा। चूंकि कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसको कैंसिल करेगा, सो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे शो दिस डायपोल मूवमेंट एम, ठीक है ना। अब आगे क्या होता है फिर मैं बताऊंगा। सेकंड, वीकली मैग्नेटाइज्ड इन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड B0। जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, ये उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो डायमैग्नेटिज्म में अपोजिट, वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। तो एनहांस करते हैं मैग्नेटिज्म को। दूसरा, मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर रीजन ऑफ B0। अगर B0 जो अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये वीकर टू स्ट्रॉन्गर, अगर इस U2 में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भरा है तो वो लेवल ऊपर चली जाएगी, बिकॉज इट विल मूव टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर साइड। इसी तरह से वॉच ग्लास में अगर दो पोल्स के दरमियान, मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान बीच में स्ट्रॉन्गर है, तो दैट मीन्स कि ये यहाँ ऊपर आ जाएगा, ठीक, इट विल मूव टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर पार्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी, due to the unpaired electrons in the outermost shell thus have permanent dipole moment of their own। जैसे यहाँ पर मैंने बताया, क्योंकि अनपेयर कैंसिल करने वाला डायपोल मोमेंट कोई नहीं है, इसलिए इनकी अपनी मूवमेंट है। बट ड्यू टू सीजलेस रैंडम मोशन, क्योंकि थर्मल मोशन होती है, टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये जो डायपोल मूवमेंट्स होती है रैंडमली अनाइलेट होती है, तो एक दूसरे को कैंसिल करती है। रैंडम थर्मल मोशन ऑफ द एटम्स, नो नेट मैग्नेटाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड। अगर पैरामैग्नेटिक सबस है, हालांकि इससे डायपोल मूवमेंट्स हैं अपने, लेकिन ऐसे ओरिएंटेड है बिकॉज ऑफ द थर्मल मोशंस, वो आपस में कैंसिल करती है, तो इसकी अपनी डायपोल मूवमेंट होती है। डायमैग्नेटिक्स में अपनी डायपोल मूवमेंट नहीं होती है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आती है। At low temperatures, the dipoles align in same direction of B0, hence get weakly magnetized, ठीक, यानी सेम डायरेक्शन में आते हैं जिस डायरेक्शन में फील्ड होता है, यानी थीटा यहाँ पर 0 होता है, ठीक है ना, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन, यानी नॉर्थ टू साउथ अगर इस डायरेक्शन में फील्ड है तो ये भी इसी डायरेक्शन में, तो एनहांस होता है। यानी अगर B0 एक्सटर्नल फील्ड है, जो इंटरनल फील्ड भी होगा डेवलप, वो ज्यादा होगा B0 से। ये यहाँ पर इससे भी पता चला, द फील्ड लाइंस गेट कंसंट्रेटेड इनसाइड अ मटेरियल, यानी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाती है, कितनी जाती है, एंड द फील्ड इनसाइड इज एनहांस्ड, दिस एनहांसमेंट इज स्लाइट, दैट इज 1 to 10⁵, यानी इतने में से सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख में से एक लाइन जाती है, आपको लाखों लाइंस होती है, तो वो इसमें से चली जाती है, तो इसमें मैग्नेटिज्म एनहांस होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूव टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर रीजन, तो मैंने बताया, तो यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक। स्ट्रॉन्गर रीजन ऑफ द B0 टू मिनिमाइज द एनर्जी, बिकॉज एवरी, जो भी चीज इस यूनिवर्स में है वो चाहता है कि नॉर्मल लेवल पे, मिनिमम एनर्जी लेवल पे रहे, तो उसके लिए क्यों ये अलाइन करता है, क्यों, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी E इज इक्वल माइनस mb cos थीटा, तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है, सो cos थीटा 0 दैट इज 1, सो E मिनिमम विल बी माइनस mb, तो ये इससे रहता है मिनिमम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी रहती है इसकी, ठीक। तो आगे जाके आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक। चलो जी, तो एक और नवी प्रॉपर्टी, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट अलाइंस इटसेल्फ अलोंग द लॉन्गर एक्सिस, लॉन्गर एक्सिस दैट इज थीटा इज इक्वल 0, इससे पहले हम बताया, क्यों, ताकि एनर्जी मिनिमम रहे, ठीक। सो जब 0 करेंगे तो cos 0 इज 1, सो माइनस mb दैट इज द मिनिमम एनर्जी अटेन करता है ये। एग्जाम्पल इसकी है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कॉपर क्लोराइड एटसेट्रा, ठीक। नाउ क्यूरी लॉ क्या है, the magnetization M produced in this paramagnetic substance is equal to C B naught by T, ठीक है। What is M? M is the magnetization produced when we apply the field B0, C is the Curie constant, T is the absolute temperature। T क्या है, C is Curie constant and T is absolute temperature,
ठीक है. Now also we know that magnetization M is equal to susceptibility into this H, magnetic intensity. So, or from this we can if we substitute in equation 1, so what we'll get, zeta H, M के बारे में लिखेंगे C B naught by T, और susceptibility C B0 H को यहाँ लाएंगे into 1 by T. But this quantity B0 by H, you know, is the relative permeability. Now you know that B0 by H is equal to permeability mu, that is B naught by H. ठीक है. So this if we substitute in this, so what we'll get, C mu naught by T. ठीक है. Now if we increase the magnetic field B or decrease the temperature, ठीक, then magnetization will automatically increase यहाँ पर. ठीक, बात समझ में आए. So when we increase the external field or decrease the temperature, the magnetization increases here. That means all the dipoles try to align. So when जब टेम्परेचर ऐसा पहुंच जाता है कि all the magnetic dipoles get aligned in the same direction, then we say that saturation magnetization has reached. Saturation magnetization MS has reached, and all the poles have been dipoles have been aligned. After that the Curie law is not valid. उसके बाद Curie law, क्योंकि जब सारे डायपोल अलाइन हो गए तो तब Curie law वैलिड नहीं होता. ठीक, तो यहाँ फिर से मैं बता दूं, magnetization not only depends upon the type of material, paramagnetic material है, but it also depends upon the temperature. So जितना हम टेम्परेचर यानी जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जितना हम डाउन करेंगे उतना मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगी. ठीक है ना. जितना फील्ड इंक्रीज करेंगे उससे मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगी. A time is reached when all the dipoles align in one direction, that is called the saturation magnetization MS. Beyond that this Curie law is not valid. Okay. सो नेक्स्ट हमारा तीसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में फेरोमैग्नेटिज्म. फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? जो पैरामैग्नेटिज्म हमने पढ़ा, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस में उनका अपना डायपोल मोमेंट होता था. इसमें भी वही है, इनका डायपोल मोमेंट बट इन अ डिफरेंट वे. ठीक है ना. दे हैव नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. पहली दो प्रॉपर्टी लिखता हूँ. Ferromagnets are those materials which are get strongly magnetized when placed in external magnetic field. जब external magnetic field में इनको डालते हैं तो strong magnet बनते हैं. ठीक. They have strong tendency to move from region of weak field to a strong field. यानी जब non uniform field लगाएंगे तो वो क्या होता है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ, लेकिन क्विकली जाते हैं एज कम्पेयर टू पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस. डायमैग्नेटिक में क्या था, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते थे. दैट इज दे गेट स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट. ठीक. अब जो इसकी थ्योरी है कैसे होता है, दैट इज कॉल्ड अ डोमेन थ्योरी. ओके. और डोमेन्स होते क्या है, देखिए एक छोटा सा मैं लूंगा, ये समझो एक डोमेन है जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 1 mm साइज का होता है. ठीक, 1 मिलीमीटर का. इसमें जो डाइपोल्स होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली आपस में इंटरैक्ट करके उनकी जो डाइपोल मोमेंट्स है वो अपने आप को ऐसे इंटरैक्ट करते हैं कि वो अलाइन हो जाते हैं एक डायरेक्शन में. ठीक. तो इसको हम डोमेन कहते हैं. जैसे ये एक मिसाल, एक एटम या मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट है, दूसरी की भी एक ही डायरेक्शन में. इस डोमेन में ये नेट मैग्नेटाइजेशन शो करती है. ठीक. अब इस डोमेन को जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, जिसका एरिया जिसकी साइज होता है 1 mm. ठीक. जरूरी नहीं 1 mm का, उससे बड़ा है, उससे थोड़ा छोटा भी हो सकता है. तो इसमें नेट मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि डाइपोल सारे स्पॉन्टेनियसली अलाइन होते हैं एक रीजन में, छोटे से रीजन में, तो ये एक डाइपोल मोमेंट दिखाता है. इसको मैं इक्विवेलेंटली ऐसे भी दिखा सकता हूं, यानी इसके बदले में एक ही डाइपोल मोमेंट, इस डोमेन का एक डाइपोल मोमेंट. ये क्या है, डोमेन. हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अभी अप्लाई नहीं किया है बाहर से, तो ये एक डोमेन का हमने टोटल नेट मैग्नेटाइजेशन यहां दिखाई. अब अगर हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का ये है एक सैंपल है. ठीक. अब इसके जो डोमेन्स होते हैं, ठीक, ये मैं छोटे छोटे रीजन्स यहां दिखा रहा हूं.
तो अब ये छोटे 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 रीजन्स हो गए, ये छोटे छोटे डोमेन्स हैं। अब ये डोमेन्स हैं, क्योंकि मैंने कहा डोमेन्स में क्या होता है, उनकी डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट। मिसाल के तौर पर इसकी ऐसे है, इसकी थोड़ी सी इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो ये बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, इनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है ज़रूरी नहीं है आपस में अलाइन हो। ठीक, ठीक है। तो ये सारे डोमेन्स हैं, हज़ारों लाखों डोमेन्स हैं। इसकी भी अपनी नेट मैग्नेटाइजेशन है, इसकी भी, लेकिन इस डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन। जब हम इसको वेक्टोरियली ऐड करते हैं, ठीक, वेक्टोरियली जब ऐड करते हैं तो नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो आ जाती है, क्योंकि वेक्टर्स हैं। जब इसका वेक्टर्स हम निकालते हैं तो जब वेक्टोरियली इंटरैक्ट करते हैं तो नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो होती है। अभी हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया, याद रखो। नाउ व्हेन वी, ये डोमेन्स हैं सारे, सब की अपनी अपनी मैग्नेटाइजेशन है, ईच डोमेन में अपनी मैग्नेटाइजेशन है, ठीक। लेकिन ओवरऑल जब इनकी मैग्नेटाइजेशन हम देखते हैं, देखिए इसको थोड़ा मैं ऐसे भी दिखाता हूँ, ठीक, एक ही डायरेक्शन में नहीं है, रैंडमली ओरिएंटेड है, ठीक। तो उसके बाद जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये डोमेन क्या, ये इंक्रीज हो जाता है इन साइज में। ये जो डायपोल मोमेंट से अलाइन हो जाती है। चलो मैंने यहाँ पर दिखाया, इसको चलो ऐसे दिखाते हैं, ठीक। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई करते हैं बी नॉट, ठीक, तो ये जो डोमेन साइज है ये इंक्रीज हो जाता है, ये डोमेन अलाइन हो जाते हैं। हम इनको ऐसे दिखाते हैं, कुछ का थोड़ा अलाइन नहीं हुआ होगा, ठीक। तो इसकी वजह से लगभग सारे जो डोमेन्स हैं अलाइन हो जाते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है ओवर दैट वॉल्यूम ऑफ साइज 1 mm, ठीक है। ये डोमेन अलाइन हो गई तो ये मैग्नेटाइजेशन दिखाएगी, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन। ये इसको हम अंडर अ गुड माइक्रोस्कोप अगर हमारे पास हो, ये मैक्रोस्कोपिक रीजन है, मैक्रोस्कोपिक यानी जिस बड़ा रीजन है जिसको हम देख सकते हैं अंडर अ गुड माइक्रोस्कोप। अगर हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसकी पाउडर है, उसको हम अगर सस्पेंशन किसी लिक्विड में सस्पेंशन में डालेंगे तो उसको जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, वी कैन ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ दीज डोमेन जब हम इस पे फील्ड लगाते हैं, ठीक। सो अब डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द रीजन of the size of approximately 1 mm over which the dipoles interact with each other and have a net dipole moment, ठीक, net dipole moment in one direction. Now these in a sample these dipole moments are aligned in different directions, although having net dipole moment, but they are aligned in different directions, hence net resultant magnetic moment is zero, यानी कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं दिखाया। When we apply the magnetic field, these domains grow in size and align in one direction and thus show a magnetization in one direction. Okay, this was the domain theory इसकी। अब ट्रांजिशन कैसे होती है इसकी, वो इस पार्ट से इस पार्ट में ट्रांजिशन, जिस क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना which you can learn in your higher classes if you continue your physics. Okay, I will rub it and write more properties. जब ये अलाइन होते हैं सारे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक जायंट डोमेन बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी है, ये जो है फेरोमैग्नेट्स का, ये जो लाइंस जो होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो पास होती हैं इनसाइड द, यानी मोर लाइंस गेट पास्ड। पैरामैग्नेट्स में भी होते हैं लेकिन इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि इसकी मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है, ठीक। मोर लाइंस पास थ्रू द मटेरियल। ओके, नेक्स्ट, कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनमें जब हम एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करते हैं वो अपनी मैग्नेटाइजेशन को रिटेन करते हैं, वो बनाते हैं दिस परमानेंट मैग्नेट, उनको कहते हैं हम हार्ड, आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फील्ड। ओके, हार्ड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स, दैट इज दे रिटेन देयर मैग्नेटिज्म आफ्टर एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड, या इनको कहते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट्स। ठीक है, सो दे रिटेन मैग्नेटिज्म आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इसको जब रिमूव भी करेंगे तब भी अपनी मैग्नेटाइजेशन को बरकरार रखते हैं। इसकी एग्जांपल है एल्निको, ये एक एलॉय है जो बनाई गई है, ये किसकी होती है, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, निकल एंड कोबाल्ट, इसकी ये होती है, ये एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक है, ठीक, याद रखना, एल्निको, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, निकल एंड कोबाल्ट,
ये हार्ड मैग्नेट होती है। जो नेचुरल ऑकरी हार्ड मैग्नेट होते हैं उनको वो है हमारा लोडस्टोन, जो कुदरती तौर पर नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, ज़मीन में होते हैं, ठीक। तो इनको हम आपके जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं उनको बनाने के लिए, जैसे कंपास नीडल है वगैरह, उनके बनाने के लिए। दूसरा जो होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स या सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, उनमें क्या होता है, वेयर वी रिमूव द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक। जब हम उन पे एक्सटर्नल फील्ड ये रिमूव करते हैं, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म, वो रिटेन नहीं करते हैं अपना मैग्नेटिज्म, जैसे सॉफ्ट आयरन है, ठीक है। तो हार्ड मैग्नेट्स एंड सॉफ्ट मैग्नेट्स, सॉफ्ट मैग्नेट्स क्या करते हैं, ये जब एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करते हैं तो अपना मैग्नेटिज्म लूज करते हैं, नहीं रहता है। लेकिन हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं, आफ्टर वी रिमूव, इवन व्हेन वी रिमूव द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे रिटेन देयर मैग्नेटिज्म। ओके, नाउ जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। When temperature increased, the ferromagnetic substances pass to a paramagnetic substance, यानी ferromagnetic substance pass to para भी बोलते हैं paramagnetic substance। Okay, this transition is like that of a, जैसे हम आयरन को मेल्ट करते हैं, एकदम अगर आप आयरन को ये आइस को मेल्ट करोगे, ये एकदम से मेल्ट नहीं होता है, आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता है, ठीक है ना। इसी तरह से जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो ये जो फेरोमैग्नेटिक पास ऑन होती है इनटू फेरोमैग्नेटिक, यानी फेरोमैग्नेटिज्म दिखाते हैं। एट अ टेम्परेचर वेयर दिस फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस पास टू पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस इज टीसी कॉल्ड द क्यूरी टेम्परेचर। दैट क्यूरी लॉ, ये यहाँ पर मैंने लिखा है, द ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल सी इज द क्यूरी कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर एंड टी सी इज द क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है ना, एंड टी इज ग्रेटर देन टी सी। ओके, so temperature dependence of these ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances pass gradually from ferro to paro when the temperature is increased. At a certain point, when temperature T is equal to Tc is called the Curie temperature. The ferromagnetic passes to a paramagnetic substance. Okay, a law is given by this. कुछ कोबाल्ट का क्यूरी टेम्परेचर है, ये केल्विन में है सारा, 1394 केल्विन। ओके, इसी तरह से आयरन Fe का क्यूरी टेम्परेचर है 1043 केल्विन। इसी तरह से आपका Fe2O3 इसका है 893 केल्विन, ठीक। इसी तरह से निकल इसका है 631 के, ठीक। एंड गाडोलियम, ये कभी आता है कुछ ये टेम्परेचर्स वगैरह, गाडोलिनियम इसका है 317 के, ठीक है। ये कुछ टेम्परेचर्स है। ओके, अच्छा, एक बात यहाँ मैं जो परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी ऑफ these relative permeability of ferromagnetic substance, this is very high, greater than 1000, याद रखो। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो 1000 से ज्यादा है। क्यों? उसका मतलब है अगर एक सब्सटेंस से एक लाइन पास होगी तो इसमें 1000 पास होगी, इतना कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें होता है, ठीक है। ये सब फेरोमैग्नेट्स है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्यूब है डोमेन, जिसका साइज है 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶, ये आयरन का है, ठीक। इसका मॉलिक्यूलर मास है 55 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसकी डेंसिटी दी गई है 7.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक एटम की इतनी है 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक। हमें मैक्सिमम पॉसिबल डायपोल मोमेंट इसकी देखनी है, यानी पूरे जो ये क्यूब है इसकी डायपोल मोमेंट कितनी होगी अगर सारे एटम अलाइन होंगे, बट विच इज अनरियलिस्टिक, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे। और उसके बाद इसकी मैग्नेटाइजेशन टोटल क्या है, ठीक है ना। नाउ पहले इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इसका साइज है 10⁻⁻⁶ मीटर, सो वॉल्यूम होगा इसका क्यूब 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब, दैट इज 10⁻⁻18 मीटर क्यूब, ठीक है ना। अगर सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर भी जरूरत लगेगा तो फिर स्क्वायर करना, ये 10⁻, इसको सेंटीमीटर भी अगर लिखेंगे क्यूब में तो दैट विल बी, इसको 10 सेंटीमीटर में बनाएंगे क्यूब, दैट विल बी 10⁻⁶, सो 10⁻⁻12 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक। लेट अस से दैट इज वी। नाउ
अब इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है इतना, ठीक, 6 इंटू 10 रेज पावर 55 इंटू 6 मॉलिक्यूल। इट व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट, पहले हम मास निकालेंगे, देखिए पहले हम मास निकालेंगे। देखिए मास ऑफ दिस, इस सारे का मास कितना है? देखिए 55 ग्राम्स ऑफ आयरन, इसका मतलब ये जो है कंटेन कितने होते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास में? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, Avogadro's number, that is 6.023 into 10 raised power 23 molecule, atoms, okay, or molecules, atoms. Now 1 gram will contain, 1 ग्राम में कितने होंगे of iron will contain, कितना डिवाइड करेंगे 6.023 इंटू 10 रेज पावर 23 डिवाइड बाई, यानी 1 ग्राम में इतने आयरन एटम होंगे। लेकिन हमारे पास मास कितना है? हमें डेंसिटी दी गई है, ठीक है ना, वॉल्यूम भी दिया गया है, हम सेंटीमीटर वाला लेंगे, ठीक। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बिकॉज मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल डेंसिटी। सो एम यहां से हम निकालेंगे, डेंसिटी कितनी है 7.9, वॉल्यूम कितना है 10 रेज पावर -12, ठीक। तो ये आएगा इसका ग्राम, ठीक है, क्योंकि ग्राम्स में हमने रखा तो ग्राम आएगा। सो यहां पर जब हमने किया 1 ग्राम में, ठीक, इतने, सो इतने ग्राम में कितना आएगा 7.9 ग्राम है, देयरफॉर 7.9 इंटू 10 रेज पावर -12 ग्राम विल कंटेन कितना आइटम। सो इसको मल्टीप्लाई, 1 ग्राम में इतना, तो इतने ग्राम में ज्यादा आएंगे। सो इट विल बी 6.023 इंटू 10 रेज पावर 23 55 इंटू 7.9 इंटू 10 रेज पावर -12, ठीक है ना, इतने एटम्स इसमें होंगे। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, भी 8.85 इंटू 10 रेज पावर 10 एटम्स, ठीक। तो टोटल इसमें कितने एटम्स हैं? 8.85 इंटू 10 रेज पावर 10 एटम्स, ठीक है। तो ये हमने लिख के रखा, इसको मैं रब करता हूं तो इस सारे में इतने एटम्स है, ठीक है। अब तो एटम्स हमारे पास कितने हैं? इतना। सो एन हमारा कितना है 8.85 इंटू 10 रेज पावर 10 एटम्स। नाउ एक एटम की डायपोल मूवमेंट हमें दी गई है ये, तो सभी की क्या होगी? सो टोटल मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट ms, मैक्सिमम mx, दैट विल बी नंबर ऑफ एटम्स इनटू ये जो है मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है ना, ये मैक्सिमम या नेट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो एक की इतनी, तो इतने एटम्स की, सो इट विल बी 8.85 इंटू 10 रेज पावर 10 इंटू 9.27। देखिए यहां पर ये, अब देखो याद रखो, यहां पर कोई अब यूनिट नहीं है, ये नंबर है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहां पर कौन सा यूज किया, ये वाला, ये जो है ऐसा यूनिट वाला, ठीक, इंटू 10 रेज पावर -24, ठीक है। तो क्या होगा, इसका यूनिट होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 8, it comes out to be 8.0 into 10 raised power -12 -13, सॉरी -13 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये एम नेट है। बट इट इज अनरियलिस्टिक, सारे डायपोल तो अलाइन ने, हर एक की मूवमेंट ऐड नहीं होगी, ठीक है ना। बट चूंकि क्वेश्चन में कहा है तो इसलिए हमने यहाँ किया है। तो मैग्नेटाइजेशन क्या आएगी? मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू एम नेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक। अब यहाँ वॉल्यूम कौन सा करेंगे हम? SI यूनिट वाला, ठीक है ना। तो ये क्योंकि यहाँ पर SI यूनिट है, सो इट विल बी 8 पॉइंट, एम नेट है 8.80 10 रेज पावर -13 डिवाइडेड बाय 10 रेज पावर -18, ये है मीटर क्यूब, ये है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो जब हम इसको मीटर क्यूब, ये एक कटेगा, ये दो कैंसल, तो बचेगा ये, मैग्नेटाइजेशन विल बी इक्वल टू 8.0 इंटू 10 रेज पावर 5, क्योंकि 18 में से ना 5 एम्पियर मीटर, ये है आपकी मैग्नेटाइजेशन। Okay, thank you.